चलिए इस पर्टिकुलर पैटर्न का एनालिसिस करते हैं। कल कुछ ट्रेड्स लिए थे हमने इस पैटर्न में, ठीक है? उन ट्रेड्स के पीछे क्या रीज़निंग थी वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सो दैट जब भी ऐसे पैटर्न फ़ॉर्म होते हुए आपको नज़र आएँ, ठीक है? ऐसे पैटर्न फ़ॉर्म होते नज़र आएँ और उनके साथ जो बिहेवियर हम डिस्कस करने वाला हैं, वैसा बिहेवियर ही अगर आपको नज़र आए तो यू कैन गेट एन आइडिया भाई दिस इज़ गोना बी माय एंट्री। तो आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है? तो अब देखो गोल्ड प्राइस इस तरह से एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रहा था। काफ़ी दिनों से काफ़ी देखें कब से मूव कर रहा था ये देखते हैं तो ये लगभग 2 जुलाई से लेके अब तक ये जो गोल्ड है बेसिकली एक यहाँ तक ले लेते हैं कल तक ना, ये यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक इस पर्टिकुलर रेंज में अगर आप देखते हो इस पर्टिकुलर एरिया में गोल्ड ने एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर मूव किया है, ठीक है जी? और ये एक मिनट को लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा एक तरह से देखो डिसेंडिंग चैनल बना हुआ है, ये फॉलिंग वेज है, इसको फॉलिंग वेज बोलते हैं। ये एक बुलिश पैटर्न रिवर्सल पैटर्न भी है। मैंने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी जब ये फेल हुआ था, ठीक है? जब ये फेल हुआ था क्यों? लैक ऑफ मोमेंटम था, फॉलो थ्रू नहीं था। बट आज कल ये पैटर्न वर्क किया प्रॉपर एसएल के साथ ना, 15 पिप का एसएल भी हिट नहीं हुआ, ठीक है? और क्योंकि मोमेंटम था, बायर्स स्ट्रांग थे, बेस बिल्डिंग हुई, मोमेंटम मिला और उसके बाद प्राइस सीधा अपर बाउंड्री इसको ब्रेक करता हुआ निकल गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करके सीधा निकल गया, ठीक है? क्योंकि मोमेंटम था और इसी चीज़ की बात मैं पहले भी कर रहा था, अगर कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो मोमेंटम ज़रूर देखना है, ठीक है? रीटेस्ट का तो सब लोग वेट कर ही लेते हैं आजकल, बट रीटेस्ट पे भी लोग घुस जाते हैं, उसके बाद जो बाकी की कैंडल्स होती हैं वो स्मॉल बॉडीड होती हैं, मोमेंटम जनरेट नहीं होता और उसके बाद जो प्राइस है वो हमारे अगेंस्ट चला जाता है और स्वीप द लिक्विडिटी बिलो आवर पोजीशंस और एसएल हंट हो जाते हैं, ठीक है? तो फॉलो थ्रू की बात करते हैं हम, ठीक है? अब इस पैटर्न के अंदर, इस पैटर्न में अ, 2 चीज़ें देखनी है, 2 पोज़ीशंस कल हमने यहाँ पे ओपन की थी, ठीक है? और उन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहली पोज़ीशंस थी जो ये पहले इसको समझते हैं, पोज़ीशन-वोज़ीशन को छोड़ो, पहले हम ये देखते हैं कि भई स्ट्रक्चर बना क्या हुआ है। देखो ये एक हाई है, ठीक है? ये एक हाई पॉइंट बना हुआ है, आपको भी नज़र आ रहा है और इस हाई ने ये लो क्रिएट किया, ठीक है? ये एक स्ट्रॉन्ग लो क्रिएट करा, उसके बाद यहाँ से इस लो ने इस हाई को क्रिएट किया। अब देखो इस लो ने इस हाई को क्रिएट किया, ये एक वैलिड लो इसलिए माना जाएगा क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो जो प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ तो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज़ अ वैलिड लो पॉइंट, ठीक है? उसके बाद इस हाई ने ये पॉइंट क्रिएट किया, दिस इज़ अनदर लो। ये भी एक वैलिड लो माना जाएगा और ये भी एक वैलिड हाई माना जाएगा बिकॉज़ दिस क्रिएटेड अ लो व्हिच इज़ लोअर देन द प्रीवियस लो। तो ये लोअर लो बन गया, ठीक है? इस तरीके से हम जो ये हायर हाई या लोअर लोज़ की जो हम मार्किंग करते हैं वो इस तरह से की जाती है कि ठीक है, अगर मान लो ये जो लो था, ये जो पॉइंट था, यहाँ से जो ये मोमेंटम आया था वो इसको ब्रेक कर देता तो ये एक वैलिड लो नहीं बनना था, ठीक है? बट अभी ऐसा रहा, ठीक है? ये आया और यहाँ तक आके प्राइस जो था हमारा, यहाँ पे आके प्राइस ने रिजेक्शन ली और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ठीक है, नीचे दोबारा आ गया एक लोअर लो का स्ट्रक्चर। तो हायर हाई और लोअर लो का स्ट्रक्चर बनता हुआ हमें नज़र आया, ठीक है? ये होता है जिसको हम बोलते हैं हायर हाई, ठीक है? सॉरी, लोअर हाई और लोअर लो का स्ट्रक्चर ये बन गया अपना। ये एक फॉलिंग वेज की शेप में है। फॉलिंग वेज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, क्या होता है कि जब एक या तो एक सेल ऑफ के बाद, ठीक है? एक सेलिंग के बाद जब प्राइस नैरो रेंज के अंदर मूव करना शुरू करता है तो उसको हम फॉलिंग वेज बोलते हैं, ठीक है? तो फॉलिंग वेज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, बस फ़र्क ये है कि एक बाइंग की इम्पल्सिव मूव के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये फ्लैग टाइप भी बन सकता है, इसको फ्लैग भी मान सकते हो। फ्लैग पैटर्न मान सकते हो, बुलिश पेनेंट मान सकते हो, ये क्यों मान सकते हो देखो आप। ये देखो ये एक इम्पल्सिव मूव देख रहे हो, ये लेग देख रहे हो बाइंग की, यहाँ तक। यहाँ तक भी मत कंसीडर करो, इसको आप स्ट्रेट अवे यहाँ तक कंसीडर करो, ठीक है? प्राइस यहाँ तक गया, यहाँ तक जाने के बाद प्राइस ने नीचे के रेंज में कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, ठीक है? एक नैरो रेंज के अंदर कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, ठीक है? लोअर हाई बनाता हुआ, मेंटेन करता हुआ, लोअर लो मेंटेन करता हुआ प्राइस ने नीचे की तरफ कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो ये भी एक तरह से फ्लैग एंड पोल भी कह सकते हो, बुलिश पेनेंट। तो ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है? नाम कोई मर्ज़ी दे दो, ठीक है? बहुत नाम हैं, जितनी ज़्यादा फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ोगे आप न नए-नए नामों से कन्फ्यूज़ हो जाओगे, बट हम मोस्ट कॉमन नेम्स को यूज़ करते हैं। बट आपको पैटर्न आइडेंटिफ़ाई करना आना चाहिए कि भई ये वाला जो फलाना पैटर्न बन रहा है, ये बुलिश है या बेरिश है, तो ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है? अब हम इसको देख के सीधा इसमें कूद नहीं जाएँगे कि चलो ठीक है भैया ये बुलिश बन रहा है,
चलो एंट्री ले ली और ये नहीं करना है। अब इसमें प्रिसाइज़ली हमने क्या वेट किया, क्या-क्या चीज़ें थी जो मैंने कंसिडर की और उनके बेसिस पे मैंने इसमें एंट्री ली। देखो सबसे पहले तो ये एक हाई पॉइंट था, उसने ये लो क्रिएट किया। यहाँ पे रिजेक्शन का लेवल देख रहे हो आप? कितनी बड़ी विक रिजेक्शन बनी है यहाँ पे, कितनी स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन बनी है। तो पहली चीज़ तो मेरा ये दिस वाज़ माय इंडिकेटर, काइंड ऑफ इंडिकेटर कह लो या आप ये कह सकते हो कि पर्सपेक्टिव मिलता है, जो कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं सॉरी। ये एक कॉन्टेक्स्ट था कि ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आई है और वो रिजेक्शन क्यों आई है, मैंने अपने एनालिसिस इससे पहले मैंने एक एनालिसिस वीडियो भी शेयर की है, तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हो कि ये क्यों पर्टिकुलरली यहीं पे ये क्यों रिजेक्शन आई थी, यहीं पे क्यों प्राइस ने सपोर्ट ली। ठीक है, अभी हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं करने पा रहे हैं, अभी हम बात करेंगे कि जो मैंने इसमें एंट्री और एग्ज़िट ली, वो किस अकॉर्डिंगली प्लान की। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन दिखाई, रिजेक्शन विक बना, उसके बाद आप देखो प्राइस दोबारा इसी रेंज के अंदर जहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था पहले, उसी में चला गया। इसको फेयर वैल्यू कहते हैं। फेयर वैल्यू क्या होता है? जब बायर्स और जो सेलर्स होते हैं, वो दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं, एक एरिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है? उन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, ठीक है? बाय इज़ इक्वल्स टू कंप्लीट सेल ऐसा गेम चल रहा है, ठीक है? तो वो एक फेयर वैल्यू एरिया होता है। एरिया जहाँ पे दोनों बायर्स और सेलर दोनों पार्टीज़ एग्री कर रही हैं कि भाई हाँ, दिस इज़ द प्राइस दैट वी बोथ एग्री अपॉन। तो उस एरिया में आपको प्राइस का बिहेवियर कैसा नज़र आता है? ऐसा नज़र आता है। उन पर्टिकुलर एरियाज़ में जो आपका प्राइस है वैसे कंसोलिडेट करता है, तो उसको फेयर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? तो ये फेयर वैल्यू एरिया है कि यहाँ से इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देने के बाद प्राइस दोबारा अपने रेंज में चला गया। अब थोड़ा ज़ूम इन करके देखते हैं कि हुआ क्या अंदर जाने के बाद, ठीक है, प्राइस अंदर तो चला गया। उसके बाद सेकंड कॉन्टेक्स्ट किस कैंडल को देख के, किस चीज़ को देख के मुझे बिल्ड हुआ कि हाँ, ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को एंट्री मिल सकती है। अब वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पूरी बेस बिल्डिंग हुई, ठीक है? बेस बिल्डिंग होने के बाद प्राइस यहाँ पे गया है और प्राइस ने इस पर्टिकुलर लेवल पे रिजेक्शन दी है, ठीक है जी? प्राइस ने इस पर्टिकुलर लेवल पे रिजेक्शन दी है, ये बेस बिल्डिंग होने के बाद। रिजेक्शन देने के बाद आप देखो यहाँ पे प्राइस ने 2 डोजी बनाए हैं, ये देखो, ये पर्टिकुलर एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? इस पर्टिकुलर एरिया पे आप देखो प्राइस ने यहाँ पे क्या करा, एक बेस बिल्डिंग करी। बेस बिल्डिंग करने के बाद आप देख रहे हो कि कैंडल क्लोजिंग उसके ऊपर आई, उसके बाद की कैंडल ने भी क्लोजिंग उसके ऊपर दे दी और बाद में जो बाकी की कैंडल्स हैं वो वीक कैंडल्स हैं विच आर लैकिंग फॉलो थ्रू। अब एक चीज़ तो हम सीखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि ठीक है, जब भी ब्रेकआउट आना है, ब्रेकआउट आने के बाद हम रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे, ये चीज़ तो हम सब सीखते आ रहे हैं, ठीक है? ये एक वीक कैंडल का सेटअप नज़र आ गया, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे कि इधर इस पर्टिकुलर एरिया पे बुलिश एनगल्फिंग भी दिखाई प्राइस ने हमें, कि देखो बुलिश एनगल्फिंग दिखाई रेजिस्टेंस के नज़दीक। क्यों दिखाई? क्योंकि ब्लाइंडली लोगों को यहाँ पे एंट्री करवानी थी, रेजिस्टेंस पे लोगों की एंट्री करवानी थी। बुलिश एनगल्फिंग दिखाई कि चलो ठीक है, हम एंट्री कर जाएंगे। जो लोग रीटेस्ट अग्रेसिव बायर्स होते हैं, ठीक है, रीटेस्ट की वेट नहीं करते, तो उनको बुलिश एनगल्फिंग दिखाई गई, उनके लिए दिखाई गई। उसके बाद दोनों बाकी की दोनों कैंडल डोजी बना दी, बिल्कुल पिन बार कह लो आप इसको। बिल्कुल देखो, क्या है, जान ही नहीं इन कैंडल्स में, बिल्कुल वीक कैंडल्स हैं। और ये सेटअप जब भी कभी आपको नज़र आएगा ना, देखो ऐसा वाला कि ये देखो पहले तो फेक बुलिश इनगल्फिंग दिखा के, फिर ये देखो 2 बार इंडिसाइसिव कैंडल और उसके बाद देखो आप स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना दी। तो ये एक तरह से आपका बेरिश रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल नहीं बोलूँगा मैं, बेरिश साइड का पैटर्न। हम रिवर्सल रिवर्सल बहुत बार यूज़ करते हैं, रिवर्सल नहीं कहना चाहिए, ठीक है? तो ये बेरिश साइड की तरफ ये इंडिकेट करता है, ये पैटर्न जब भी फॉर्म होगा और किसी रेजिस्टेंस के साथ को अलाइन हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ, आपको एक डाउन साइड का मूव मिल सकता है और आपको डाउन साइड का मूव मिला, ठीक है? मिला जिन लोगों के एसएल्स प्रॉपरली प्लान्ड थे, प्रॉपरली प्लेस्ड थे, वो हिट भी नहीं हुए। देखो ये दोबारा मार्केट ने यहाँ पे एक अटेम्प्ट की फेक आउट करने की, इस जगह पे लोगों को एक्स वीक हैंड्स जो बोलते हैं कि वीक हैंड्स को रिमूव करना, वो ये होता है कि प्राइस नीचे गया, अब आप देख रहे हो कि नीचे जा भी रहे हैं, आपको कोई अच्छा खासा कोई आपको मोमेंटम नहीं मिल रहा, उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल ऊपर बना देते हैं, ठीक है? ये बेसिकली टोक्यो सेशन जब वो ओपन हुआ था नेक्स्ट डे, तब की बात है, मार्केट ओपन हुई, उसके नीचे फॉल कर गई, ठीक है? तो जिन लोगों के एसएल वैसल प्रॉपरली प्लान नहीं थे, उनको हंट करके सीधा इतना अच्छा खासा आपको मूव दिया नीचे का, आप देखो यहाँ पे, ठीक है? अपनी एंट्री 3341 के आसपास थी और ये देखो 3341 से मार्केट कहाँ तक गई है, 3296, 3311 पे अपने एग्जिट कर गए थे, ठीक है? बट उसके बाद काफ़ी पूरा मूव कभी भी आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं। जब आपको रनिंग प्रॉफिट दिख रहा होता है तो आपको लगता है बंद लॉक कर लें इसको,
कहीं मार्केट रोटेट ना हो जाए, ये ना हो जाए, पार्शियल बुकिंग कर लें, ऐसा वैसा करके तो अपने यूजुअली जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, बट ठीक कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट होने चाहिए। आप लगभग 70-80 पिप, 100 पिप का टारगेट भी आप लेके चलते हो, जब आपको वो मिल जाता है तो आप ठीक है, आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। उसके बाद मार्केट का मूव फार स्ट्रेच्ड हो जाए या मतलब कि वहाँ से रोटेट कर जाए, कुछ नहीं पता होता। ठीक है, बट आपका एक टारगेट फिक्स है कि ठीक है 100 पिप कैप्चर करने हैं, कर लिए, डन, ट्रेड एग्जिट कर दिया आपने, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड। बट सभी ट्रेड्स में ऐसा नहीं होता, कई बार आप होल्ड भी करते हो जिसके लिए आपकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, तो ठीक है, इसमें आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। अब ये देखो नीचे, यहाँ पे जैसे ही प्राइस बेसिकली लोअर बाउंड्री पे पहुँचता है, इस चैनल की लोअर बाउंड्री पे पहुँचने के बाद फिर से प्राइस ने क्या करना शुरू करा, कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया। ये 30 मिनट की बात कर रहे हैं, 15 मिनट पे आते हैं एक बारी, ठीक है, 15 मिनट पे दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, अब आप देखो फिर से प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू किया, ये रेंज के अंदर मूव कर रहा है, और देखो एक मतलब बहुत ही ब्रीफ सा इस रेंज को ब्रेक डाउन किया, ये देखो नीचे की तरफ। और अब तो ना मेरे को ये चीज़ें बड़ी समझ आने लगी हैं, क्योंकि ये देखो बिल्कुल ब्रीफ, यहाँ से बिल्कुल ब्रीफली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देना शुरू किया। ठीक है, और उसके बाद इमिडिएटली इट गॉट बैक इनटू द रेंज, रेंज में चला गया। ठीक है, तो एक एंट्री यहाँ बहुत आराम से बनती है कि जब आपको दिखा है कि ठीक है मार्केट प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है, और उसके बाद लैक ऑफ मोमेंटम, कोई फॉलो थ्रू नहीं है, तो इससे क्लैरिटी मिल रही है अपने को कि हाँ ठीक है, कि ये ट्रैप था, ये एक ट्रैप था। और दूसरा रीज़न क्या है इस चीज़ पे बिलीव करने का कि हाँ हमें बाय साइड पे एक एंट्री मिल सकती है, सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो आप देख रहे हो ये नीचे डिमांड एरिया के साथ भी अलाइन हो रहा है, जो ये वाला जहाँ तक प्राइस ये गया है ना, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे जहाँ मैंने एनालिसिस रिकॉर्ड किए हैं, तो ये वाला जो एरिया है ना जहाँ प्राइस ने टैप किया है, ये एक डिमांड एरिया भी है। तो जैसे ही डिमांड एरिया में प्राइस ने टैप किया, उसके बाद सबसे पहले तो वो तुरंत अपनी फेयर वैल्यू रेंज के अंदर चला गया, जाने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया और सीधा आपको अपसाइड का मूव दे दिया। ठीक है, और इसको 5 मिनट पे भी करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, अगर आप 5 मिनट पे देखते हो, ब्रीफली नीचे की तरफ आया, ब्रीफली नीचे की तरफ आया है यहाँ पे, उसके बाद रेंज के अंदर चला गया। और रेंज, और एक चीज़ और देख सकते हो आप, जैसे ही रेंज में जाएगा, रेंज में जाने के बाद एक चीज़ और नोट करना आप, कि ये अब जो बुलिश कैंडल्स थी इनका साइज़ देखना शुरू करो। एक इसका देखो, ठीक है, ये वाली देखो, ठीक है, ये वाली देखो, ये अभी रेंज के अंदर ही है, बट प्राइस ना कहीं आपको कुछ थोड़े बहुत क्लू देने लग जाता है कि देखो सबसे पहली बात तो ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद अगर ये जेन्युइन सेलिंग होती तो ये सब नाटक की तो ज़रूरत थी नहीं ना, फिर तो ये बनता ही नहीं था। ठीक है, प्राइस को, ठीक है, ये पुल बैक आया, पुल बैक फेल होके दोबारा कैंडल ऐसे क्लोज होती है, फिर और क्लोज होती है, यूं आइडली ऐसा रहता है। ठीक है, अगर सेल ऑफ आ रहा है ब्रेकडाउन पर, ये नहीं हुआ, प्राइस इमीडिएटली रेंज में चला गया। रेंज में जाने के बाद हमें थोड़ा साइन ऑफ ये दिखा रहा है कि जो बायर्स हैं इस लेवल पे, जो डिमांड पे जो बायर्स हैं वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो सेलिंग प्रेशर्स है वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपनी नई पोजीशंस को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कोई स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर अपनी पोजीशन को मूव करता है तो उनकी कैंडल्स इस तरह से बननी शुरू होती है। एक बारी में अगर सारे के सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर नहीं सकते क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो पार्ट एंड पार्शल के अंदर अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, धीरे धीरे बिल्ड करते हैं पोजीशंस को, और उसके बाद प्राइस स्काई रॉकेट मूव दिखना शुरू हो जाता है अपने को। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने को 3300 के आसपास। ठीक है, और वो भी पूरी अब 3300 के पास मिली ज़रूर, पर यहाँ तक हमने उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जहाँ तक प्राइस पहुँच गया। ठीक है, ये बहुत ऊपर तक मिल गया, 3326 पे ही हमने इसकी अपर बाउंड्री जो थी, इसकी अपर बाउंड्री पे ही हमने एग्जिट कर लिया था, क्योंकि यहाँ से आप देखते हो तो ये एक काइंड ऑफ एक ऑर्डर ब्लॉक भी थी, जहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से सेलिंग आई थी। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ दिस एरिया टू एक्ट एज ए सप्लाई, बट नहीं किया, बट अपन सेफ थे, 3326 पे एग्जिट मार दिया। जो प्राइस है उसके बाद 3345 के एरिया तक भी गया। ठीक है, तो ये एक फॉलिंग वेज है, और इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये था कि आपको ये पता लग सके कि आपको बेसिकली एंट्री लेनी कैसे है, एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेनी है, कोई अगर सेलिंग आ रही है तो वो जेन्युइन है कि नहीं, उससे उसे कैसे पता लगेगा, मोमेंटम देख के। उसके बाद की जो उसकी फॉलोइंग कैंडल्स होती हैं वो फॉलो थ्रू देखना है आपको, मोमेंटम देखना है, उस चीज़ को भी आपको देखना है। ठीक है, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जो ये ब्रेकडाउन आ रहा है ये रियल है या नहीं है। ठीक है, और अगर लॉन्ग साइड में पोजीशन करना है, आपको आगे बढ़ना है लॉन्ग साइड में, ठीक है, तो क्या-क्या चीज़ें आपको देखनी है जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि नहीं यार। अब देखो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल, फॉर इस एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर आपने ये जब
एक मिनट यार, अगर आपने यहाँ पे जब जैसे ही कैंडल अंदर इस रेंज के अंदर गई और एक सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का भी अगर आपको वेट करना होता कि यार एक अच्छी कैंडल बन जाए, तो वो एक अच्छी कैंडल ये बन रही है, ठीक है, जिसका वेट करके आप ये बिलीव कर सकते हो कि नहीं ठीक है कि भाई अगर मैं बिल्कुल अपनी ही बात करूं कि मैंने किस चीज़ को देखा कि एंट्री लेने से पहले, तो ये थी, ये वाली कैंडल थी जिसको मैंने देखा कि ठीक है यार ये वाली कैंडल ने एक तरह से, ये देखो ये कैंडल, अब हुआ ये कि प्राइस ने नीचे की तरफ आपको ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन देने के बाद रेंज में वापस आ गया, ये देखो यहाँ से ब्रेकडाउन दिया इसके नीचे से, उसके बाद रेंज के अंदर आ गया, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया, उसके बाद जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं उनकी क्लोजिंग जो है ना वो इसके ऊपर हो रही है, तो मैंने अपना एसएल ठीक इसके नीचे रखा, पूरा इसके नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहीं रखा, अगर ये जेन्युइन डिमांड एरिया था, जेन्युइनली बायर्स स्टेप्ड इनटू दिस एरिया ना, तो ये भी हिट नहीं होता, वो डिफेंड करते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस कर लेना, नोटिस तो या याद रख लेना कि जब कभी भी किसी लेवल से एक्चुअल जेन्युइन बाइंग दिखनी होती है, लिक्विडिटी स्वीप्स हो चुकी है आपकी, ठीक है, नीचे की ऑलरेडी कर चुके हैं लिक्विडिटी स्वीप, तो जो बायर्स होते हैं वो उस लो पॉइंट को दे काइंड ऑफ प्रोटेक्ट दैट लेवल, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी चलो क्वांटिटी साइज़ जो था ज़्यादा है, जिनकी पोजीशन साइज़ ज़्यादा है, तो उनको डेफिनेटली एसएल कम रखना पड़ेगा, तो उन्होंने यहाँ रख लिया। अब जिनके पोजीशन साइज़ जो है वो छोटा है और वो उनको सेफ चाहिए कि भाई हल्का फुल्का भी विक नीचे आके मेरे एसएल को हंट करके ऊपर ना निकल जाए, तो वो यहाँ तक भी रख सकते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टेड रहेगा अगर ये जेन्युइन है। इफ़ दिस इज़ जेन्युइन तो ये हिट दिस लेवल विल बी डिफेंडेड बाय द बायर्स, तो आपका यहाँ भी रख सकते हो। फिर जैसे ही ये एक रिजेक्शन कैंडल दिखाई, इस सेटअप दिखाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, तो इससे अपने को तो पूरी की पूरी श्योरिटी मिल गई थी कि हाँ प्राइस अपसाइड जाएगा, उसके बाद जो भी आपका एसएल था अगर आप किसी का यहाँ भी था तो आपको उसको मूव करके ऊपर की तरफ यहाँ रख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चलना है। यहाँ पे प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर दिखाया, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर दिखाया और उसके बाद जो है चेंज ऑफ करेक्टर दिखाने के बाद इस पर्टिकुलर एरिया में कहाँ गया, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर दिखाने के बाद प्राइस देखो एक स्टेयरकेस वे में ऊपर की तरफ निकल गया 26 पे अपने एग्जिट मार के, तो इस तरह से आप अपनी एंट्री और एग्जिट को प्लान कर सकते हो। ये सब चीज़ें देखनी है आपको, मोमेंटम देखना है, फॉलो थ्रू देखना है, सबसे पहले पैटर्न समझना है, ये बुलिश पैटर्न है बेरिश पैटर्न है, और इन सब के साथ दो चीज़ें आपको अलाइन करनी है, पहली है वॉल्यूम, दूसरा है आरएसआई, ठीक है। आरएसआई को भी देखना है यूजुअली कि भी हायर हाई बन रहे हैं या कोई हिडन डाइवर्जेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, वॉल्यूम क्या है, इन सब चीज़ों को अगर कंबाइन करके आप एंट्री लेते हो तो आप सक्सेसफुल रहोगे। अपने ट्रेड्स को जो भी आप लेते हो उसको लॉग करना है, डॉक्यूमेंट करना है कि भाई फलानी जगह पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट ली, क्या प्रॉफिट था, अर्ली एग्जिट किया कि नहीं किया, क्या रीज़न था आपने जो ट्रेड लिया, उसके पीछे आपने कितने पेप्स कैप्चर किए, ये सब चीज़ों को भी डेली अगर आप मॉनिटर करते हो कहीं ना कहीं एक्सेल में एक शीट बना के, इफ़ यू कीप दैट रिकॉर्ड विद यू, तो उससे आपको आइडिया लगेगा आपकी एक्यूरेसी के बारे में, आपकी प्रोबेबिलिटी के बारे में कि भी सक्सेस रेट क्या है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर मुझे कुछ और सेटअप नज़र आता है यहाँ पे, या मैंने एक एनालिसिस की वीडियो डाल दी है, बट एनालिसिस की वीडियो के साथ साथ मैं अभी जो भी एंट्री प्लान करूँगा मैं उसकी वीडियो भी डालूँगा, ठीक है, कि मैंने क्या क्या चीज़ों को देखा, चाहे फेल होते हैं, चाहे चाहे एसएल हिट होता है, चाहे टीपी हिट होता है, दोनों केसेस में चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं क्योंकि हम रख रहे हैं एसएल को और हम रख रहे हैं हमारे टीपी को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इफ़ यू आर विद मी टिल नाउ,